नमस्कार। आज की इस गहराई से भरी चर्चा में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सच में हमारे देश की तस्वीर बदल सकता है। वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में जो उथल-पुथल मची है ना, उसके बीच भारत का कृषि क्षेत्र एक बहुत ही बड़े, ऐतिहासिक और ढांचागत बदलाव से गुजर रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे असल तथ्यों पर चलते हैं और इस पूरी विकास यात्रा को समझते हैं। $1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ डॉलर। जरा सोचिए, ये कोई हवाई नंबर नहीं है। अभी हम करीब $600 बिलियन के स्तर पर हैं और यहाँ से मूल्यवर्धन और निर्यात के दम पर सीधा 1 ट्रिलियन तक पहुँचना, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और सच कहूँ तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था का कोई आंकड़ा नहीं है। देश का लगभग 46% वर्कफोर्स सीधे तौर पर अपनी रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर है। तो ये विकास कोई विकल्प नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो इस पूरी कहानी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले विकास के इंजनों की बात करेंगे, फिर उन गंभीर चुनौतियों को देखेंगे जो रास्ता रोक रही हैं, उसके बाद ज़रूरी सुधारों पर बात होगी और आखिर में एक नई कृषि अर्थव्यवस्था की तस्वीर उभर कर आएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विकास के इंजनों की। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस $1 ट्रिलियन के विजन को इतनी रफ्तार दे रही हैं? इसकी शुरुआत हो रही है एकदम ज़मीनी स्तर पर चल रही डिजिटल क्रांति से। एग्रीस्टैक, इसे ऐसे समझते हैं जैसे यूपीआई ने हमारे पैसों के लेन देन का तरीका बिल्कुल बदल दिया ना। बस एग्रीस्टैक खेती के डेटा का एक बुनियादी डिजिटल ग्रिड है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो छोटे किसानों तक सीधे एक्सपर्ट की सलाह और कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा रहा है। अभी तक 7.63 करोड़ से ज्यादा किसानों की आईडी बन चुकी है। ये जानकारी और सुविधाओं को हर किसी तक पहुंचाने का एक बेहतरीन मॉडल है। पहले की पारंपरिक खेती में अक्सर बहुत नुकसान होता था। मतलब बीमारी लग गई या मौसम बिगड़ गया, तब जाकर हम इलाज ढूंढते थे। लेकिन अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परिदृश्य को बदल रहा है। भारत विस्तार जैसे एआई टूल और फसल बीमा के लिए बने व्हाट्सएप चैटबॉट सीधे खेत के एक एक प्लॉट के हिसाब से सटीक जानकारी दे रहे हैं। ये सटीक डेटा मौसम की जोखिमों को जड़ से कम करने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और हाँ, सिर्फ तकनीक ही नहीं, प्रकृति का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अभी के आंकड़े बताते हैं कि 18,19,000 से ज्यादा किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी रणनीतिक चाल है। क्यों? ताकि दुनिया भर में जो महंगे केमिकल फर्टिलाइजर के दाम ऊपर नीचे होते हैं ना, उसका असर हमारे छोटे किसानों पर न पड़े। और सबसे मजे की बात देखिए, इनमें से 90.1% किसानों ने सफलतापूर्वक अपनी लागत को कम किया है। एक और बड़ा बदलाव है सौदेबाजी की ताकत। सदियों से छोटे किसान अकेले ही काम करते आए हैं और जो दाम बाजार में मिल गया, बस उसे चुपचाप मान लेना पड़ता था। वो प्राइस टेकर्स थे। लेकिन जब यही किसान एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों के जरिए अपने संसाधन मिला लेते हैं, तो वो अपनी कीमत खुद तय करने वाले प्राइस मेकर्स बन जाते हैं। सरकार ने भी 6,500 से ज्यादा एफपीओस को सपोर्ट किया है ताकि जो छोटे खेतों के कारण उनकी कमजोरी थी, वो अब ताकत बन सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये नई तकनीक और ये नए संगठन उन पुरानी और गहरी पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी होंगे जो हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हैं? इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि अब तस्वीर के दूसरे, थोड़े कड़वे पहलू की ओर मुड़ने का समय आ गया है। अब बात करते हैं उन गंभीर चुनौतियों की। ये वो ब्रेक या रुकावटें हैं जो इस तेजी से भागते $1 ट्रिलियन के इंजन को रोक सकती हैं। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। पंजाब में जमीन के अंदर का जो पानी निकाला जा रहा है, वो 156.36% पर पहुंच गया है। मतलब जितनी लिमिट है, उससे कहीं ज्यादा हम पानी सोख चुके हैं। मुफ्त बिजली और पानी सोखने वाली फसलों ने हमारे एक्वेफर्स को एकदम सूखने की कगार पर ला दिया है। स्थिति इतनी भयंकर है कि कई जगह भूजल में यूरेनियम का लेवल सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा पाया गया है। ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। जमीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देश की कुल खेती लायक जमीन में से 52%, जी हाँ, आधे से ज्यादा हिस्सा अब डिग्रेडेड यानी खराब होने की श्रेणी में आ चुका है। लगातार रसायनों का इस्तेमाल और सालों से चला आ रहा धान गेहूं का वही पुराना चक्र, इसने मिट्टी के अंदर की जान, उसके प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को खत्म कर दिया है। ये साफ दिखाता है कि पोषण का ये असंतुलन जमीन को अंदर ही अंदर कैसे खोखला कर रहा है। और फिर जलवायु परिवर्तन, ये कोई भविष्य का खतरा नहीं है, ये आज की सच्चाई है। डेटा देखिए, 2025 में 334 में से 331 दिन एक्सट्रीम वेदर यानी भयंकर मौसम की मार पड़ी है।
जिससे लगभग 17.4 मिलियन हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुईं। और अगर यही चलता रहा तो सदी के अंत तक गेहूं की पैदावार में 6 से 25% तक की भारी गिरावट का अनुमान है। इस अनिश्चितता ने किसानों को हर दिन सिर्फ एक सर्वाइवल मोड में धकेल दिया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना देखिए। एक तरफ हमारे पास 362 मिलियन टन से ज्यादा का रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन है, लेकिन सही कोल्ड चेन न होने की वजह से 20 से 30% फसल कटने के बाद ही सड़कर बर्बाद हो जाती है। इसके अलावा कभी भी गेहूं या गैर बासमती चावल के निर्यात पर जो अचानक बैन लगा दिए जाते हैं, उससे ग्लोबल मार्केट में एक भरोसेमंद सप्लायर वाली हमारी छवि खराब होती है। इसका सीधा नुकसान स्थानीय किसानों को होता है, जो अच्छे मुनाफे वाले बाजार से बाहर हो जाते हैं। हमारी नीतियां भी कई बार अनजाने में रुकावट बन जाती हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का ढांचा ऐसा रहा है कि पिछले 50 सालों में पंजाब में मक्के की खेती का रकबा 82% तक गिर गया। सारा फोकस कुछ खास अनाजों पर रहा है, जिसकी वजह से मौसम के अनुकूल और कम पानी लेने वाली विकल्पीय फसलों को कभी वो बढ़ावा मिला ही नहीं जो पर्यावरण बचाने के लिए बहुत जरूरी था। तो इन सारे आंकड़ों और सच्चाइयों को देखने के बाद ये सवाल पूछना बहुत अहम हो जाता है, क्या आज की हमारी नीतियां और बुनियादी ढांचा इस तेजी से बदलते मौसम और खराब होती जमीन का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? यहीं से शुरू होती है हमारी रिकवरी और सुधारों की कहानी। एक बड़ा ओवरहॉल। अगर उस $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक हमें सुरक्षित पहुंचना है तो कुछ बहुत बड़े ढांचागत फैसले लेने ही होंगे। ये 3 कदम इस सुधार की मजबूत नींव हैं। पहला, एग्रीस्टैक का दायरा बढ़ाना ताकि हर एक किसान तक इसका डेटा पहुंच सके। दूसरा, एफपीओज को सिर्फ एक कागजी ग्रुप बनाकर नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें प्रोफेशनल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और वित्तीय साक्षरता से लैस करना है। और तीसरा, एक्सपोर्ट के नियमों में एक स्थिरता लानी होगी ताकि बार बार नीतियां न बदलें और ग्लोबल मार्केट में हमारा एक पक्का भरोसा कायम हो सके। एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है सर्कुलर एग्री बायो इकोनॉमी। सच में ये एक गेम चेंजर है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां खेत के कचरे या पराली को व्यावसायिक रूप से फायदेमंद बायोफ्यूल और बायोप्लास्टिक में बदल दिया जाता है। सोच कर देखिए, एक तीर से 2 निशाने। पराली जलने का जो इतना बड़ा संकट है वो भी खत्म, और किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा इनकम का जरिया भी तैयार। ये तो कमाल का तर्क है। आर्थिक प्रोत्साहनों को भी सही दिशा देनी होगी। दालों, तिलहनों और मोटे अनाजों के लिए एमएसपी को और ज्यादा तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। साथ ही जो इनपुट सब्सिडी का पुराना सिस्टम है उसे बदलकर सीधे टारगेटेड किसानों के खाते में पैसे यानी कि डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर्स भेजने की ओर बढ़ना होगा। इससे होगा ये कि किसान पानी ज्यादा सोखने वाली फसलों से हटेंगे और जमीन का पानी खत्म किए बिना ही उसकी खोई हुई ताकत प्राकृतिक रूप से वापस लौट सकेगी। बाजार की सच्चाई को बदलना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज क्या होता है, किसान जल्दी खराब होने वाली सब्जियों और फलों को मजबूरी में औने पौने दाम में बेच देता है, जिसे डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। लेकिन भविष्य है डिसेंट्रलाइज्ड कोल्ड चेन का। अगर खेतों के ठीक पास ही सोलर पावर से चलने वाले छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज हों तो किसान अपनी फसल रोककर सही समय आने पर बेच सकेगा। सिर्फ एक इस बदलाव से सौदेबाजी की ताकत वापस किसान के हाथ में आ जाती है। अब सबसे बड़ी बात, इतनी उन्नत तकनीक आम किसान तक कैसे पहुंचेगी? भारत में जहां औसत जमीन सिर्फ 1 हेक्टेयर के करीब है, कोई छोटा किसान महंगे ड्रोन कैसे खरीदेगा? यही काम आता है फार्मिंग एज अ सर्विस मॉडल, मतलब तकनीक को सर्विस के तौर पर किराए पर लेना। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी से कस्टम हायरिंग सेंटर बनाना और गांव के ही युवाओं को इन्हें चलाने की ट्रेनिंग देना। ये शेयरिंग इकोनॉमी सबसे एडवांस टेक्निक को गांव-गांव तक किफ़ायती दाम में पहुंचा देती है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? एक नई कृषि अर्थव्यवस्था, और वो $1 ट्रिलियन का विशाल क्षितिज। इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना सिर्फ कुछ नई नीतियों की बात नहीं है, बल्कि इसमें तकनीकी सटीकता, पर्यावरण के अनुकूल कदम और एक बहुत ही मजबूत संस्थागत ढांचे का एकदम सही मिश्रण चाहिए। और इस पूरे बड़े बदलाव की जो सबसे अहम फिलॉसफी है वो सिर्फ एक विचार पे टिकी है। ध्यान से सुनिएगा। इस परिवर्तन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि खेत की सीमा के पार उत्पन्न होने वाले मूल्य की प्रत्येक इकाई में किसान प्राथमिक हितधारक हो। मतलब बिल्कुल साफ है, खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में जो भी आखिरी और सबसे बड़ा मुनाफा बन रहा है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसे उगाने वाले किसान
यानी प्राथमिक उत्पादकों को ही मिलना चाहिए। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छोड़कर जा रहे हैं। जब करोड़ों छोटे किसानों को हम इस नई तकनीक से चलने वाली ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ जोड़ देंगे, तो ये हमारे ग्रामीण इलाकों की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख देगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि यही वो बदलाव है जो हमारे आने वाले कल को परिभाषित करेगा। इस शानदार और जानकारीपूर्ण यात्रा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।